प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 का विज्ञान का अगला पाठ 7वां जीवों में प्रजनन या जीवों में जनन। बोर्ड के अंदर इस पाठ के जो अंक भार है वो कितने हैं? 7 और प्रश्नों की संख्या रहेगी 5। कितनी? 5। कौन कौन से प्रश्न है? सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न, 1 नंबर का। एक प्रश्न रिक्त स्थान का। एक प्रश्न रहेगा अति लघुतरात्मक, 1 नंबर का। और 2 प्रश्न रहेंगे लघुतरात्मक प्रकार के, प्रत्येक 2 नंबर का। तो टोटल कितने अंक हो जाते हैं? 4। कितने? इस प्रकार से इस पाठ के टोटल अंक भार रहेंगे 7 और प्रश्नों की संख्या रहेगी 5। तो आज हम समझते हैं जीवों के अंदर प्रजनन या जनन की संरचना को। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रजनन का मतलब क्या होता है। इस प्रकृति के अंदर प्रत्येक जीव, चाहे छोटे स्तर का है, चाहे पादप है, चाहे बड़े स्तर का जटिल जीव है, प्रत्येक जीव हमेशा अपने जैसी ही संतति या संतान पैदा करना चाहता है ताकि उसकी पीढ़ी बनी रहे और इस सृष्टि के अंदर उसकी जाति का अस्तित्व बना रहे। तो प्रत्येक जीव के द्वारा अपने जैसी ही संतति प्राप्त करना या संतति पैदा करना, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रजनन। क्या कहते हैं? प्रजनन या जनन। अब यहाँ पर जनन को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। पहला जो जनन आता है उसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन, या इसको हम कायिक जनन भी कह सकते हैं। और दूसरा जो जनन होता है उसको हम कहते हैं लैंगिक जनन। कौन सा जनन? लैंगिक जनन। ध्यान से समझिएगा। पहला अलैंगिक या कायिक, यानी वह जनन जिसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ लैंगिक अंग की आवश्यकता नहीं है। बिना लैंगिक अंगों की सहायता से शरीर के किसी न किसी अंग से या शरीर के द्वारा ही नया जीव उत्पन्न कर लेते हैं, उसको हम अलैंगिक या कायिक जनन कहते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला अलैंगिक या कायिक जनन का प्रकार है वो बहुत छोटे स्तर के जीवों की बात करेंगे, और वो वाला आता है खंडन। खंडन का मतलब होता है शरीर के टुकड़े करना। तो खंडन को भी हमने 2 भागों में बांट दिया। पहला आता है द्विखंडन, यानी शरीर कितने भागों में टूट जाता है? 2 भागों में, और 2 नए जीवों का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर आता है अमीबा और पैरामीशियम। ये दोनों एक कोशी के जीव होते हैं। बहुत सरल प्रकार के जो जीव होते हैं वो अपने शरीर को टुकड़ों के अंदर बांट देते हैं और उस प्रकार से नया जीव बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए अमीबा, जैसे ये अमीबा है, ये जब इसको नई संतति उत्पन्न करनी होती तो शरीर को कुछ इस प्रकार से अलग रूप बना लेता। फिर धीरे से अब अगले स्तर के अंदर हम देखते हैं कि इसका जो शरीर है वो बीच में से इस प्रकार से संकरा हो जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि यहाँ से ये शरीर 2 अंगों के अंदर टूट जाएगा। तो एक अमीबा के द्वारा कितने अमीबा बन गए? 2 अमीबा बन गए। कुछ इसी प्रकार से पैरामीशियम के अंदर होता है, यानी इस जीव के 2 खंड हो गए। इसीलिए इस जनन को हमने क्या नाम दिया? द्विखंडन। क्या नाम दिया? द्विखंडन। खंडन का दूसरा रूप आता है जिसके अंदर उसका जो शरीर होता है वो अनेक सारे खंडों में टूट जाता है, बहुत सारे खंड बन जाते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं बहुखंडन। क्या कहते हैं? बहुखंडन। और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल याद रखना है प्लाज्मोडियम का। किसका? यह वही प्रोटोजोआ होता है जिसके कारण मलेरिया होता है। तो मलेरिया का जो उत्तरदायी प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है, जिसका एक शरीर, एक कोशिका होती है, वो अनेक सारी कोशिकाओं के अंदर विभक्त हो जाती है, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है। यहाँ पर चूंकि बहुत सारे खंड हो गए इसलिए इसको हमने क्या कहा? बहुखंडन। जब मादा एनोफिलीज मच्छर हमें काटता है तो अपनी लार के साथ प्लाज्मोडियम को अपने रक्त के अंदर भेज देता है, और वो प्लाज्मोडियम हमारी जो लाल रुधिर कणिका होती है उसके केंद्रक पर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, और 24 घंटे के अंदर उसके अंदर बहुखंडन होता है। जैसे ही वो प्लाज्मोडियम खंडित होता है, अनेक सारे प्लाज्मोडियम जब बनते हैं तो हमें तेज कंपी के साथ में क्या आता है? बुखार आता है।
अलैंगिक जनन के अंदर दूसरे प्रकार के अंदर आ जाता है जिसको हम कहेंगे पुनरुद्भवन। दूसरा कौन सा रूप आता है? पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब होता है खोया हुआ अंग वापस आ जाना। खोया हुआ अंग वापस आ जाना। आपने घरों के अंदर छिपकलियां देखी होगी, छिपकली की पूंछ कट जाती है तो छिपकली की पूंछ कुछ दिनों बाद में वापस आ जाती है। ये घटना पुनरुद्भवन की है। हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर वो स्टेम सेल नहीं होती, स्तंभ कोशिकाएं नहीं होती कि शरीर का कोई ना कोई अंग जो खो चुका है उसको वापस बना सके। छिपकलियों के अंदर, तारा मछली के अंदर कुछ इस प्रकार की क्षमता होती है कि वो जो खोया हुआ अंग है वो वापस विकसित हो जाता है। लेकिन हम तो यहाँ पर बात जनन की कर रहे हैं। छिपकली के अंदर ऐसा नहीं है कि पूंछ काट दी, पूंछ से नई छिपकली बन गई और जो कटी हुई छिपकली था अगला वाला हिस्सा वो अलग छिपकली। एक छिपकली से दो छिपकली नहीं बनेगी। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके यदि हम टुकड़े करते हैं तो प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है। उदाहरण के अंदर यहाँ पर आता है प्लेनेरिया। कौन सा उदाहरण है? प्लेनेरिया। याद रखना इस उदाहरण को। पुनरुद्भवन के अंदर कुछ इस प्रकार का एक जीव होता है जिसको हम प्लेनेरिया कहते हैं। ठीक है ना? इस प्लेनेरिया के यदि हम 3 टुकड़े करते हैं, कितने टुकड़े करते हैं? ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। यदि पहले टुकड़े की बात करें तो पहले टुकड़े के अंदर नीचे वाला पूरा का पूरा अंग खोया हुआ है तो नीचे पूरा का पूरा अंग वापस आ जाता है। ये पहले टुकड़े से हुआ। बीच वाले टुकड़े की बात करें तो बीच वाले टुकड़े में ऊपर वाला टुकड़ा भी खोया हुआ है और नीचे वाला भी खोया हुआ है। तो इस दूसरे वाले टुकड़े से भी पूरा का पूरा शरीर वापस बन जाता है, ऊपर वाला और नीचे वाला खोया हुआ अंग वापस आ जाता है। और लास्ट वाला तीसरा जो नीचे वाला जो भाग है इसका ऊपर वाला हिस्सा पूरा का पूरा खो चुका है ये, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा वापस आ जाता है। इस प्रकार से एक प्लेनेरिया के कितने प्लेनेरिया बन गए? कितने बन गए? 3। होता है ना, हम दुश्मन को काटने चले लेकिन दुश्मन तो 1000 नए पैदा हो गए। हमने इस प्लेनेरिया को चाहा कि हम तो मार रहे हैं, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे नए प्लेनेरिया बन गए। जितने टुकड़े किए उतने नए प्लेनेरिया बन गए। ये कुछ विशेषता होती है इस जीव के अंदर जिसके द्वारा ये जितने शरीर के अंदर टुकड़े होते हैं उनका वापस खोया हुआ अंग वापस आ जाता है। ऋषि जनन के प्रकार को हमने नाम क्या दिया? पुनरुद्भवन। क्या नाम दिया? अगला जो अलैंगिक जनन का जो रूप आता है उसको हम कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन। क्या? मुकुलन। मुकुलन मुख्यतया हाइड्रा के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना। द्विखंडन किसका? अमीबा और पैरामीशियम। बहुखंडन किसमें? प्लाज्मोडियम। पुनरुद्भवन किसमें? प्लेनेरिया के अंदर। मुकुलन किसमें? हाइड्रा के अंदर। एक बहुत छोटा सा जलीय जीव होता है हाइड्रा। कुछ इस प्रकार की संरचना जिसमें ऊपर की तरफ ये इस प्रकार से इसके स्पर्शक निकले हुए होते हैं। ये वाला जो जलीय जीव बहुत छोटा सा जीव होता है। एक विशेष जब इसका आयु काल आ जाता है, एक विशेष जब समय काल आ जाता है तब इसके शरीर के ऊपर एक छोटी सी फुंसी जैसी संरचना बनती है। छोटा सा फोड़ा बनता है और धीरे धीरे ये फोड़ा बड़ा होता जाता है और बड़ा होता जाता है और बड़ा हो जाता है और इस फोड़े के ऊपर भी स्पर्शक निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। और ये फोड़ा कुछ इतना बड़ा हो गया, यानी ये जो पैतृक हाइड्रा था ये इस साइड में निकले हुए भाग जिसको मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मुकुल का सामान्य अर्थ शाखा होती है। यहाँ पर जो ये शाखा या मुकुल बनाना इसके बाहर को ये सहन नहीं कर पाएगा तो ये मुकुल यहाँ से टूटकर अलग हो जाएगा। इस प्रकार से एक हाइड्रा से कितना हाइड्रा बन गए? कितने बन गए? 2 बन गए। यहाँ पर इसके शरीर के द्वारा बन रहा है ये वाला, इसलिए इसको अलैंगिक जनन कहेंगे। यहाँ सारे के सारे शरीर के द्वारा बन रहे हैं, किसी लैंगिक अंग की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो ये जो क्रिया हुई यहाँ पर, ये प्रजनन की कौन सी क्रिया है? मुकुलन। कौन सी क्रिया? मुकुलन। और एग्जाम्पल के अंदर आपने किसका नाम लिया? हाइड्रा। किसका? हाइड्रा। अगला आता है कायिक परिवर्तन। चौथे प्रकार का अलैंगिक जनन कायिक परिवर्तन। नाम से पता चल रहा है कायिक, काया, काया यानी शरीर, शरीर के किसी अंग का परिवर्तन। ध्यान देवे, ज्यादातर ये पादपों के अंदर होता है ना? पादप जैसे कि कोई भी हमने एक आपने देखा होगा यहाँ पर खूब सारे ऐसे पादप जिनकी आप टहनी को लगा करके नया पौधा बना सकते हो ना? कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनकी पत्तियों को आप लगा करके नया पौधा बना सकते हो। यहाँ पर किताब के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है ब्रायोफिल्म। ये ब्रायोफिल्म की पत्ती है। यहाँ पे ब्रायोफिल्म की पत्ती को जैसे हम रेत के अंदर गाड़ देते हैं तो इसके जितने यहाँ पर
ये जो खांचे होते हैं, इन खांचों से प्रत्येक खांचे से एक नया ब्रायोफिलम का पादप उग आता है। तो यहाँ पर इसके काया का अंग यानी ब्रायोफिलम के पौधे का अंग पत्ती के द्वारा नए पौधे उग गए। इसी प्रकार जो गन्ना होता है ना, गन्ने का भी बीज नहीं होता है ना। गन्ने की जो ये डंठल होता है, इस डंठल को जमीन के अंदर आड़ा गाड़ देते हैं। तो प्रत्येक ये डंठल के अंदर जो ये जिसको हम पैरी कहते हैं ना, यहां से नया गन्ना उग आता है, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये कौन सा जनन हुआ, क्या जनन, कौन सी क्रिया हुई, कायिक परिवर्तन। एग्जाम्पल में हमने किसकी पत्ती को लिया, यहाँ पर ब्रायोफिलम को, किसको लिया, ब्रायोफिलम। अगला आता है पांचवें प्रकार का अलैंगिक जनन, जिसको हम कहते हैं बीजाणु समासंग। क्या कहते हैं, बीजाणु समासंग। समझिएगा, कुछ ऐसे छोटे स्तर के जीव होते हैं जिनमें ज्यादातर फंगस होता है, फफूंदी होते हैं, या फिर इनके अंदर ज्यादातर होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कुक्कुरमुत्ता। कुक्कुरमुत्ता नाम सुना है ना, कुक्कुरमुत्ता नाम नहीं सुना है। बरसात के ऋतु के अंदर जहाँ रेत के छोटे मोटे टिब्बे होते हैं, जहाँ थोड़ा बहुत दलदल टाइप का होता है, तो पौधों के जड़ों के जो पौधे का जहां से उगने वाला भाग होता है वहां पर लगाते हैं, जिनको हम मशरूम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मशरूम। तो ये फफूंद होते हैं या मशरूम होते हैं जिनके अंदर एक विशेष प्रकार की एक लट्टू जैसी संरचना बनती है। इस प्रकार से लगता तो ऐसा है जैसे ये पादप है, लेकिन पादप नहीं, ये फंगस है। इसके अंदर ये लट्टू जैसी संरचना बनती है और इसके अंदर अनेक सारे बीज जैसी छोटी छोटी संरचनाएं बनती है। ये बीज नहीं है, आप ये मत कहना कि सर ये तो बीज है। और बीज के द्वारा जो जनन होता है वो तो अलैंगिक नहीं होता, वो तो क्या होता है, लैंगिक होता है। तो यहाँ पर जो ये लट्टू जैसी संरचना बनी है ना, इसके अंदर अनेक सारे बीजाणु बनते हैं और इन्हीं बीजाणुओं के द्वारा नए फंगस निर्मित हो जाते हैं। तो जब आपने कभी मशरूम को देखा होगा, मशरूम जो सूख जाती है उसका जो लट्टू होता है उसके अंदर से पाउडर निकलता है ना। और पाउडर के अंदर जो छोटे छोटे कण होता है ना, वो इधर उधर बिखर करके नए मशरूम को पैदा करने का काम करते हैं। तो ये वाला जो जनन है इसको हमने क्या नाम दिया, बीजाणु समासंग। और इसके अंदर एग्जाम्पल याद रखना आपको, राइजोपस। क्या नाम है, राइजोपस को। तो प्रत्येक प्रकार की जनन क्रिया के अंदर मैंने एक एक एग्जाम्पल बताया, आपको जरूर याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक एक नंबर के 3 प्रश्न आ रहे हैं। एक वस्तुनिष्ठ, एक लघु अति लघुतरात्मक और एक रिक्त स्थान वाला है। तो आप जरूर यहाँ पर याद रखें। तो ये अलैंगिक जनन की सारी विधियां यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। अब आगे आता है लैंगिक जनन। ध्यान देवे, अभी तक जितनी हमने विधियां देखी, इन विधियों के अंदर किसी भी जीव के अंदर लैंगिक अंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। बिना लैंगिक अंग के ही वो नया जीव बना रहा है। लेकिन लैंगिक जनन की बात करेंगे तो लैंगिक जनन के अंदर लैंगिक अंगों की आवश्यकता पड़ती है। पादप की बात करें तो पादप के अंदर कौन सा लैंगिक अंग होता है, पुष्प। क्या होता है, पादप के अंदर लैंगिक अंग कौन सा होता है, पुष्प होता है। स्तनधारी या फिर हम मानव की बात कर लें तो मानव के अंदर लैंगिक अंग जो लैंगिक जनन को संपादित करते हैं, नर के अंदर अलग होता है, मादा के अंदर अलग होता है। वृषण और अंडा से, कल पढ़ा था ना हमने, अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर। तो सबसे पहले हम लैंगिक जनन के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं पादपों को। किनको लेते हैं, पादपों को। पादपों के अंदर लैंगिक जनन कराने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी होता है, पुष्प। अब पादपों के अंदर भी भिन्न भिन्न प्रकार के पादप होते हैं। कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनके एक ही पुष्प के अंदर दोनों अंग होते हैं, नर वाला भी और मादा वाला भी। उनको कहते हैं उभयलिंगी पुष्प। क्या कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें केवल और केवल नर युग्मक होता है, केवल और केवल नर जननांग होता है, उसको हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लिंगी। या फिर केवल और केवल मादा लैंगिक अंग होता है, उसको हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। मैं यहाँ पर आपको पुष्प की प्रारूपिक संरचना बता रहा हूं, ध्यान देकर इस चित्र को समझिएगा। यहाँ पर एक लोटेनुमा संरचना है। ये आपको लोटेनुमा संरचना जो नजर आ रही है, ये वाली संरचना है स्त्री केसर। क्या नाम है इसका, स्त्री केसर। नाम से पता चल रहा होगा ये कौन सा जननांग है, मादा जननांग है। कौन सा जननांग है, मादा जननांग। और इसी को हम दूसरा नाम देते हैं वर्तिका। क्या नाम देते हैं, वर्तिका। ध्यान दीजिएगा, वर्तिका के अगला वाला भाग क्या कहलाएगा, वर्तिकाग्र। क्या कहलाएगा, वर्तिकाग्र।
ये पुष्प का नीचे वाला भाग जिसके द्वारा पुष्प टहनी से जुड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं पुष्प वृंत। क्या कहते हैं इसको? पुष्प वृंत। और इस पुष्प वृंत के ऊपर एक कड़क हरे रंग का जो दल होता है, इसको हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं इसको? बाह्य दलपुंज। और इसके बाद में पुष्प के अंदर पंखुड़ियां होती है, रंगीन पंखुड़ियां होती है ना, इन रंगीन पंखुड़ियों को हम कहते हैं दलपुंज। क्या कहते हैं? दलपुंज। प्रश्न आता है पुष्प की पंखुड़ियां रंगीन क्यों होती है? भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों की पंखुड़ियां होती है पुष्पों में, होती है कि नहीं होती है? क्यों होती है? अभी कारण बताऊंगा इसका भी। अब ये वाला जो आपको पुष्प नजर आ रहा है, इसके अंदर केवल और केवल क्या है? स्त्री केसर। तो कैसा पुष्प हुआ? एक लिंगी। लेकिन कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनके अंदर स्त्री केसर के साथ में पुंकेसर भी होता है, नर युग्मक या नर जननांग होता है। ये है पुंकेसर। कैसा जननांग है ये? नर जननांग है। अब ये जो आपको पुष्प नजर आ रहा है, इसके अंदर मादा और नर दोनों ही जननांग स्थित है, तो इसको हम उभयलिंगी कहेंगे। क्या कहेंगे? ये फिलहाल आपके सामने जो चित्र नजर आ रहा है, ये कैसे पुष्प का है? उभयलिंगी पुष्प का है, क्योंकि इसके अंदर नर और मादा दोनों ही जननांग मौजूद है। नर वाला जननांग क्या कहला रहा है? पुंकेसर। मादा वाला क्या कहला रहा है? स्त्री केसर। यहाँ जो पुंकेसर वाला अगला वाला जो भाग होता है वो कुछ फूला हुआ होता है। इस फूले हुए भाग को हम कहते हैं पुमंग धानी। क्या कहते हैं इसको? पुमंग धानी। और इस पुमंग धानी के ऊपर छोटे 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 कण होते हैं, जिनको व्रज कहते हैं। आपने कभी किसी पुष्प को मसल करके देखा होगा, उसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, अपने उंगलियों पर आ जाते हैं। ये छोटे छोटे दाने जिनको हम परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण। ये नर जननांग के अंदर वे वाले युग्मक होते हैं जिनकी आवश्यकता पड़ेगी नया बीज बनाने के लिए। और जो स्त्री केसर होता है, इस स्त्री केसर के अंदर यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती है, जिनको हम कहते हैं अंडाणु। क्या कहते हैं? अंडाणु। अब ये आपको पुष्प नजर आ रहा होगा। अब इस पुष्प के अंदर नर जननांग भी मौजूद है, स्त्री जननांग भी मौजूद है। अब इसके द्वारा नया फल बनेगा, और फल के अंदर क्या लगेगा? बीज लगेगा। क्या लगेगा? और फिर उस बीज को हम जब बोएंगे तब नया क्या उगेगा? पादप उगेगा। अब उस बीज के द्वारा जो नया पादप बन रहा है वो किससे बना? बीज से। बीज किसके द्वारा बना? फल से। फल किसके द्वारा बना? पुष्प के द्वारा। इसलिए कैसा जनन हुआ? लैंगिक जनन। कैसा जनन हुआ? यदि आपने टहनी लगा करके नया पादप बना लिया होता तब तो अलैंगिक होता, कायिक परिवर्तन होता। लेकिन यहाँ पर हम पुष्प की सहायता से नया पौधा बना रहे हैं, इसलिए कैसा जनन है? ये लैंगिक जनन है। अब कैसे होता, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो ये पुंकेसर के ऊपर जो परागकण मौजूद है, इन परागकणों का यहाँ आना जरूरी है। किनका? परागकणों का कहाँ आना जरूरी है? वर्तिका के अगले वाले भाग पर, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं इसको? वर्तिकाग्र। इन परागकणों का वर्तिकाग्र तक आना, परिभाषा सुनिएगा, परागकणों का वर्तिकाग्र तक आना परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परागण। दो प्रकार का, एक तो होता स्व और एक होता पर। एक तो स्व परागण और एक कैसा परागण? पर परागण। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पुष्प है, इस पुष्प के अंदर यहां पर कौन सा अंग है? स्त्री केसर। साइड में क्या है? पुंकेसर। यदि पुंकेसर के परागकण अपने आप एक ही पुष्प के पुंकेसर के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पड़ा तो कैसा परागण है? स्वपरागण है। पुष्प जो हवा के द्वारा हिलेगा, पुष्प जो पानी के द्वारा हिलेगा, किसी न किसी भौतिक घटना के द्वारा जब हिलेगा तो परागकण गिर जाएंगे ऑटोमेटिकली। किसके ऊपर? वर्तिकाग्र पर। अपने आप गिर रहे हैं, स्वयं के गिर रहे हैं, इसलिए इसको हमने स्वपरागण कहा है। लेकिन मान लेते हैं कि इस पुंकेसर के परागकणों को कोई मधुमक्खी अपने पांवों के अंदर चिपका करके या फिर हवा के द्वारा उड़ करके दूसरे पुष्प से, तो जब इस प्रकार से दूसरे पुष्प के परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर के गिरे तो उसको हम कहते हैं पर परागण। क्या कहते हैं? समझ में आया ना? एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे तब तो क्या कहलाया? स्वपरागण। उभयलिंगी में ही होता केवल। और पर परागण के अंदर दूसरे पुष्प के परागकण अन्य पुष्प के ऊपर आकर के गिरे तो पर परागण। तो परागण कराने के लिए यानी पुंकेसर के परागकणों का वर्तिकाग्र पर लाने के लिए हवा जिम्मेवार हो सकती है, पानी जिम्मेवार हो सकता है,
कीट पतंगे जिम्मेवार हो सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको क्या कहा था, पुष्प की जो पंखुड़ियां होती है जिनको हमने दलपुंज कहा, ये रंगीन होती है। क्यों होती है? क्योंकि पुष्प चाहता है कि मेरे परागकण वर्तिकाग्र पर जाए, तो वो कीटों को आकर्षित करता है। कीटों को आकर्षित करने के लिए अपनी पंखुड़ियों को कैसा बनाता है? रंगीन बनाता, ताकि वो कीट पतंगे उस पुष्प की तरफ आकर्षित हों, उनको वो अच्छा लगे, तब वो जाकर के उसके ऊपर बैठेंगे। और जब बैठेंगे तो उनके पांवों से परागकण लगेंगे, और जब दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर जाकर के वो कीट बैठेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसके पांवों से उस वर्तिकाग्र पर वो परागकण गिर जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, चलिएगा। ये परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर आ चुका है। जब परागकण वर्तिकाग्र पर आ गया तो क्या हो गया? परागण हो गया। क्या हो गया? परागण। ये वर्तिकाग्र है, ये स्त्री केसर है, समझिएगा। स्त्री केसर के अंदर ये अंडाणु है और ये पुंकेसर, चाहे इस पुष्प का है या अन्य पुष्प का है। इसके जो परागकण है, ये परागकण इस वर्तिकाग्र पर आ गए। इस क्रिया को क्या नाम दिया हमने? परागण। अब ये यहां पर आते ही इस वर्तिका के अंदर जाएंगे। कहां जाएंगे? अंदर जाएंगे। और जो नली इन परागकणों को अंदर लेके जा रही है, इस नली को कहते हैं पराग नली। क्या कहते हैं इसको? पराग नली। ये जो नर युग्मक है जिनको हमने परागकण कहा है, नर युग्मक जिनको हमने परागकण कहा है, ये वाले परागकण परागण क्रिया के द्वारा यहाँ वर्तिकाग्र पर आएंगे और इस पराग नली के द्वारा ये अंडाशय तक जाएंगे, जहां अंडाणु मौजूद है। कौन मौजूद है? अंडाणु। और अंडाणुओं के साथ में, यानी एक परागकण और एक अंडाणु। परागकण है नर युग्मक, क्या है? और अंडाणु कैसा युग्मक है? मादा युग्मक। तो एक नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में जुड़ाव होगा, आपस में निषेचन होगा, दोनों का मिलना होगा। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, इस क्रिया का नाम क्या दिया मैंने आपको? निषेचन। और दोनों के मिलने से यानी निषेचन के द्वारा एक कोशिका का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं इसको? भ्रूण। कुछ पुष्प होते हैं जिनके अंदर अनेक सारे परागकणों का, अनेक सारे अंडाणुओं के साथ निषेचन होता है। जितने परागकणों का, जितने अंडाणुओं के साथ निषेचन होगा, उतने भ्रूण बनेंगे। आपने तरबूज का देखा होगा, देखा क्या? खाया भी होगा। तरबूज को फोड़ते हैं तो अंदर अनेक सारे बीज निकलते हैं ना। तो अनेक सारे परागकणों का, अनेक सारे अंडाणुओं के साथ निषेचन हुआ। आपने आम को खाया होगा, बेर को खाया होगा, अंदर गुठली कितनी होती है? एक ही होती है। तो एक परागकण का एक ही अंडाणु के साथ निषेचन हुआ, तभी एक ही बीज बना। समझ गए है ना? तो यहां पर जैसे ही अंदर जाएंगे, इनका निषेचन हो चुका है। जब निषेचन हो जाता है तो ऊपर वाला वर्तिकाग्र वाला, जो ऊपर वाला हिस्सा, वो बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। धीरे धीरे अब इन परागकणों का और इन अंडाणुओं का जो निषेचन होकर के जो भ्रूण बना है, इस भ्रूण को हम शुरुआती अवस्था के अंदर क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? युग्मनज। निषेचन के द्वारा युग्मनज, युग्मनज से भ्रूण बना। समझिएगा। जब ये बन जाता है अंदर, तब ये इनके लिए पोषण जरूरी होता है। पाचन के लिए इनको ऊर्जा की जरूरत होती है। यहाँ पर पोषण के लिए ऊर्जा आती रहेगी और ये उस ऊर्जा को स्टोर करता रहेगा, फूलता रहेगा। और धीरे धीरे वो वाला जो पुष्प का अंग, जो यहाँ स्त्री केसर का निचला वाला अंग था, वो किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा? किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा? फल के रूप में। और इसके अंदर बहुत सारी शर्करा, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी ऊर्जा अंदर आकर के स्टोर हुई है। इसलिए फल हमेशा कैसा होता है? मीठा होता है। कैसा होता है? और जब ये पक जाता है, अंदर का भ्रूण विकसित हो जाता है, बीज बन जाता है, तब यहाँ पर जो डंठल जिसके द्वारा पुष्प जुड़ा हुआ था, ये डंठल से टूट जाएगा, फल गिर जाएगा और आप बड़े चाव से उसको खाते हो और अंदर के बीजों को आप थूक देते हो, फेंक देते हो, और वही बीज जमीन पर वापस एक नए पौधे का निर्माण करता है। समझ गए? तो किन के अंदर लैंगिक निषेचन पड़ा हमने? किन के अंदर लैंगिक जनन पड़ा हमने? पादपों के अंदर। किन के अंदर? पादपों के अंदर। अब आगे आता है इस पाठ के अंदर मानव में लैंगिक जनन।
किनमें? मनुष्य के अंदर लैंगिक जनन। जिस प्रकार से पादपों के अंदर लैंगिक जनन के लिए पुष्प की आवश्यकता होती है और पुष्प के अंदर लैंगिक अंग होता है, एक तो स्त्री केसर और एक पुंकेसर, ठीक इसी प्रकार से जब हम मानव में लैंगिक जनन की बात करें, मानव में लैंगिक जनन जब इसकी बात करें तो यहां पर भी लैंगिक अंग होते हैं। मानव के अंदर एक लैंगिक अंग जो कि नर में पाया जाता है और इस लैंगिक अंग को हमने विशेष नाम दिया क्या? वर्षण या टेस्टिस। और मादा के अंदर जो लैंगिक अंग होता है उसको हमने नाम क्या दिया? अंडाशय। यहाँ पर लैंगिक अंगों का जब हम चित्र बना करके देखें तो ध्यान से समझिएगा, प्रश्न आ सकता है कि पुरुष के और मादा के लैंगिक अंगों के नामांकित चित्र बनाइए। तो यहां पर तो कुछ इस प्रकार की संरचना, यहां पर सबसे नीचे पुरुष के अंदर एक जोड़ी वर्षण स्थित होते हैं जिनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है और ये हमेशा शरीर से बाहर लटकते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर तापमान बहुत ज्यादा होता है, इनके अंदर शुक्राणु होते हैं तो शुक्राणु ज्यादा तापमान के कारण मर जाते हैं, इसलिए शरीर के बाहर लटकना इनका आवश्यक होता है। यहाँ पर ये जो मैंने अंग बनाया वर्षण से जुड़ा हुआ, जिनके अंदर शुक्राणु मौजूद होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि पादप के अंदर मैंने नर युग्मक, किसके अंदर? पादप के अंदर नर युग्मक का नाम क्या बताया था आपको? परागकण। मादा युग्मक का नाम क्या बताया था आपको? अंडाणु। ठीक ऐसे ही जब मानव की बात करें तो मानव के अंदर नर युग्मक, जिसको हम कहते हैं शुक्राणु, क्या कहते हैं? शुक्राणु। और मादा युग्मक होते हैं जिनको हम कहते हैं अंडाणु, क्या कहते हैं? अंडाणु। अब यहाँ पर ये नर युग्मक शुक्राणु मौजूद होते हैं और यहां से ये शुक्राणु जब मैथुनी क्रिया होगी मादा और नर के बीच में, तब यहां से शुक्राणु इस वर्षण से रवाना होंगे एक नलिका के द्वारा। इस नलिका को हम कहते हैं शुक्रवाहिका। क्या कहते हैं इसको? शुक्रवाहिका, जिसके द्वारा ये शुक्राणु यहां से जाएंगे और शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिका के द्वारा ये वर्षण आगे जाएंगे और जाकर के ये सीधे कहां जाएंगे? इस अंग की तरफ, जिसको हम शिशन कहते हैं, जो कि मादा की योनि के अंदर प्रवेश कराया जाएगा। अब यहां पर कई सारी और गांठें जो कि जुड़ी हुई है, जो कि यहाँ पर जैसे कि ये एक ग्रंथि होती है जिसको हम प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। यहाँ पे ये शुक्राशय है। ठीक इसी प्रकार से ये वाली जो नलिका आपको नजर आ रही है मूत्र नलिका है, वही अंग जो कि मूत्र का स्त्रावण करता है, वही अंग यहाँ पर ये मूत्र नलिका जो कि किडनी से या गुर्दों से आई है, बता चुका हूं मैं। तो ये मूत्र नलिका यहाँ पर मूत्र को इकट्ठा करती है, जिसको मूत्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वो जो मूत्राशय यहाँ से जिस नलिका के द्वारा बाहर निकलता है, उसी नलिका के द्वारा ये शुक्राणुओं का भी बाहर की तरफ विमोचन होगा। यहाँ पर जब मादा और नर के बीच में जब मैथुनी क्रिया होती है, तब यहां से इस वर्षण वाले भाग से शुक्राणु शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिका के द्वारा यहाँ से गमन करेंगे और ये आगे जाएंगे और यहाँ पर एक सफेद और चिपचिपा पदार्थ यहाँ पर मिक्स होता, ताकि उन शुक्राणुओं को बहने के लिए रास्ता और आधार प्रदान करें। उसको इस प्रकार का एक सॉल्यूशन के रूप में उसको कन्वर्ट करता, ताकि उसका आगे की तरफ बहना आसान हो जाए और यहां से ये बाहर की तरफ विमोचित होते हैं और मादा की योनि के अंदर प्रवेश कराया जाता है। ये तो आता है नर जनन तंत्र। अब यदि बात करें मादा जनन तंत्र की, मादा जनन तंत्र की बात करें तो यहाँ पर भी इसका भी चित्र आपको समझना है। देखिएगा, ये मादा जनन तंत्र जिनके अंदर अंगों के नाम, यहाँ पे ये जो अंग है जिनको हम कहते हैं पहले दोनों तरफ अंग, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। ठीक वैसे ही जैसे नर के अंदर एक जोड़ी वर्षण होते हैं, तो मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। क्या होते हैं? अंडाशय। उधर की तरफ भी अंडाशय, इधर भी अंडाशय है। अब यहाँ पर अंडाशय के द्वारा ये वाली जो नलिका यहाँ जुड़ी है, जिसको हम कहते हैं फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब,
या फिर इसको अंडवाहिनी भी कहते हैं। ठीक वैसे जैसे शुक्राणु को ले जाने के लिए शुक्रवाहिनी होती है, वैसे यहाँ पर होती है अंडवाहिनी, जो अंडाणुओं को आगे लेके जाएगी। ये वाला अंग जिसको हम गर्भाशय कहते हैं, यहाँ पे गर्भाशय दोनों की तरफ मौजूद है, इधर भी ये गर्भाशय है। यहां पर ये वाला भाग हो गया योनि। अब समझिएगा, जब मैथुनी क्रिया होती है तो शुक्राणुओं को यहां से प्रवेश कराया जाता है, उधर से उस मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण अंडाशय के अंदर हो चुका है। यहाँ पर ये अंडाशय है, जहां पर किनका निर्माण हुआ, अंडाणु का, जो कि क्या है, मादा युग्मक है। यहां से अंडाणु इस फैलोपियन ट्यूब के द्वारा विमोचित होंगे और यह फैलोपियन ट्यूब के द्वारा यहां आकर के स्थापित होंगे। कहां पर, गर्भाशय के अंदर। और गर्भाशय के अंदर ही कौन आएगा, शुक्राणु। तो यहाँ गर्भाशय के अंदर ये वाले जो शुक्राणु और अंडाणु का जो मिला हुआ रूप है, इसको हमने निषेचन कहा है। ठीक वैसे ही पराग कणों का अंडाणु से मिलना निषेचन था, वैसे यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलना निषेचन है। ठीक वैसे ही जैसे कि पराग कण और अंडाणुओं के मिलकर के यहाँ पर जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक वैसे यहाँ पर भी युग्मनज यानी और आगे जाइगोट यानी भ्रूण का निर्माण होगा। यहाँ पर भ्रूण परिवर्तित होगा और वो उसका परिवर्तन चलता रहेगा और 9 माह के पश्चात इसको एक नवजात शिशु के रूप में जन्म दे दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जनन तंत्र व मादा जनन तंत्र, और यहाँ पर भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। कई बार ऐसा स्थिति होती है, कुछ मादाओं के अंदर पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, संतान प्राप्ति नहीं होती है, तो उनके अंदर ज्यादातर समस्या यहाँ होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। यहाँ से अंडाणु सही प्रकार से विमोचित होकर के आगे आ नहीं पाते हैं। जब इनका यहाँ आना नहीं होता तो शुक्राणु के साथ मिलना नहीं होगा, जब मिलना नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो उसको संतान प्राप्ति नहीं होगी। अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है कि यदि इन अंडाणुओं का यहाँ निषेचन ना हो, मान लेते हैं कि यहाँ पर शुक्राणु आए नहीं है, अंडाणु तो बनते रहेंगे, हर मास के अंदर बनते हैं। जैसे ही किसी मनुष्य के अंदर चाहे नर हो चाहे मादा हो, कल हमने पढ़ा था कि अंडाणु अंडाशय के द्वारा 2 हार्मोन का स्रावण होता है। एक तो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन और एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, याद है ना। ठीक इसी प्रकार से नर जननांग वर्षण के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको हमने कहा था टेस्टोस्टेरोन। क्या कहा था, टेस्टोस्टेरोन। जब किसी पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की पर्याप्त मात्रा आ जाती है तो उसके अंदर नर के गौण लैंगिक लक्षण प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं, प्रकट होने शुरू हो जाते हैं, और मादा के अंदर भी इन हार्मोन्स के द्वारा उसके भी गौण लैंगिक लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। जब उसका शरीर वयस्क हो जाता है तो उस स्थिति के अंदर ये अंडाणुओं का यहाँ पर उत्सर्ग होना शुरू हो जाएगा, निर्मित होना शुरू हो जाएगा। वो हर मास के अंदर एक निश्चित अवधि होती है जहां ये यहाँ पर आकर के स्थापित होंगे, लेकिन जब इनको शुक्राणु नहीं मिल पाते तो निषेचन नहीं होगा। ऐसी स्थिति के अंदर ये अंडाणु इस गर्भाशय की दीवार को तोड़ करके यहां से स्खलित होंगे खून के साथ में, जिसको हम कहते हैं रज्जोधर्म। क्या कहते हैं इसको, रज्जोधर्म। हर महिला को हर महीने लगभग 3 से लेकर के 7 दिन तक ये अवधि रहती है। प्रवृत्ति को एक बहुत खराब दृष्टि से देखा गया, बाकी ये इस प्रकार की कोई चीज है नहीं, ये हमारे मनुष्य के शरीर का एक लक्षण होता है। इस लक्षण का प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक नियम के अंतर्गत होता है। इसके प्रति किसी प्रकार की हीन भावना रखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पर इस पाठ के अंदर और कुछ बिंदु जहां चर्चा अपने को करनी होती है। यहाँ पर एक टॉपिक आता है, हालांकि उसको हम अगले पाठ के अंदर पढ़ेंगे, आनुवांशिकी या आनुवांशिकता। एक टॉपिक आता आनुवांशिकता और एक टॉपिक आता विभिन्नता। इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त अपने को कर लेनी है। आनुवांशिकता क्या, विभिन्नता क्या है। देखिएगा, जब जीवों के अंदर जनन होता है तो जो पैतृक जीव होते हैं, पैतृक जिसके अंदर माता और पिता, जिनको हम पैतृक जीव कहते हैं, इन जीवों के द्वारा जो संतान पैदा होती है जिसको हम संतति कहते हैं। तो पैतृक जीव से संतति के अंदर जो समान लक्षण जाते हैं, उन समान लक्षणों की वंशागति या यूं कहते हैं समान लक्षण पैतृक से संतति में जाना, इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकता। क्या कहते हैं, आनुवांशिकता। और ये क्यों जाते हैं, किस कारक की वजह से जाते हैं, ये गुणसूत्रों के द्वारा जाते हैं। किन के द्वारा जाते हैं,
गुणसूत्रों के द्वारा यहाँ पर डीएनए होता है, डीएनए प्रतिकृति तैयार करता है, डीएनए की फोटो प्रति तैयार होती है और डीएनए की फोटो प्रति के द्वारा यहाँ पर आधे गुणसूत्रों वाली कोशिका मां में बनेगी, आधे गुणसूत्रों वाली कोशिका पिता में बनेगी और जब वो आधे आधे गुणसूत्रों वाली कोशिका आपस में मिलती है तो पूर्ण गुणसूत्रों वाली एक नई कोशिका बनती है जो संतति का आगे परिवर्धन करती है। तो यहाँ पर डीएनए प्रतिकृति बहुत बड़ा जिम्मेवार होती है कि उसकी संतति के अंदर कुछ लक्षण पिता से आते हैं, कुछ लक्षण माता से आते हैं और इस प्रकार से पैतृक से समान लक्षणों का आगे वंशागत होना, इस गुण को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता, हेरिडिटी, पढ़ेंगे अगले वाले पाठ के अंदर। इसी प्रकार से जब किसी पैतृक से संतति का निर्माण होता है तो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि पिता या माता में थे ही नहीं, लेकिन नए लक्षण प्रकट हो जाते हैं जिनको हम विभिन्नताएं कहते हैं। क्या कहते हैं? विभिन्नताएं। और बड़े स्तर पर जब विभिन्नताएं आने लग जाती है तब एक नई जाति का भी विकास हो सकता है। तो इस प्रकृति में जितनी भी जातियां वो विभिन्नताओं की वजह से ही विकसित हुई है। ठीक है ना? आगे इस पाठ का अंतिम टॉपिक आता है और वो अंतिम टॉपिक है जनन स्वास्थ्य। क्या है टॉपिक? जनन स्वास्थ्य। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक मनुष्य के लिए जनन स्वास्थ्य की प्रति सजगता बहुत आवश्यक होती है। यहाँ पर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको जब लैंगिक जनन के लिए अपने आप को तैयार करना होता है तो उसको सबसे पहले एक आयु काल देखना होता है कि अपना आयु काल वो हो चुका है कि नहीं हो चुका है। उसको निश्चित आयु काल के पश्चात ही ये वाली क्रिया संपादित करनी चाहिए। छोटी उम्र के अंदर जब ये वाली क्रिया यहाँ पर संपादित होगी तो उसका शरीर खराब हो जाएगा, उसके शरीर के साथ में हानि होगी। यहाँ पर यदि हम अप्राकृतिक रूप से या फिर कह दें लापरवाही के साथ में जब हम निषेचन की क्रिया करेंगे या मैथुनी क्रिया करेंगे तो अनेक सारे संक्रमित रोगों से भी हमें सामना करना पड़ जाता है। ऐसे रोग जो यौन क्रिया के द्वारा होते हैं इनको हम कहते हैं यौन संक्रमित रोग। कौन से रोग? यौन संक्रमित रोग। यहाँ पर कुछ रोगों के उदाहरण दे रखे हैं, जैसे मस्सा। एक और रोग दे रखा है जिसको यहाँ पर एड्स का है। क्या कहा है? एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये वाली बीमारी बहुत घातक बीमारी है और ये आज तक ला इलाज बीमारी है। ये असुरक्षित यौन संबंध के कारण होती है। तो एड्स नामक बीमारी HIV के द्वारा होती है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इस वायरस के कारण ये वाली जो बीमारी होती है शरीर का प्राकृतिक शरीर की जो प्रतिरोधी क्षमता होती है उसको समाप्त कर देता है और इस के पश्चात अनेक सारे रोगों का घर बन जाता है शरीर। और साथ ही साथ यहाँ पर जनन स्वास्थ्य के अंदर ये भी दे रखा है कि यहाँ पर हम आज देखें भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है तो हमें कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय भी अपनाने होते हैं जिससे हम जनसंख्या का नियंत्रण कर सके। तो अनेक सारे उपाय जैसे कंडोम का उपयोग है, कॉपर टी का उपयोग है, या फिर मादा या नर के अंदर ऑपरेशन, पुरुष के अंदर शुक्र वाहिनी को बांध दिया जाता है, मादाओं के अंदर अंड वाहिनी को बांध दिया जाता है छल्ले के द्वारा। तो इस प्रकार से हम जनन स्वास्थ्य के अंदर इन चीजों को भी पढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इस पाठ को बहुत संक्षिप्त में और सारे बिंदुओं को अटैच करने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिएगा और किसी प्रकार की कोई आपको कुछ इश्यू आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर उनको लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।